हेलो दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेट आज की 2 जुलाई 2025। देखो, आगे बढ़े उससे पहले एक सैड न्यूज़ है। एक्चुअली कल सुमित सर के फादर का डिमाइस हो गया, तो इस वजह से शायद आने वाले कुछ समय के लिए आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप प्लीज़ टॉलरेट कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ में। कोट है थियोडोर रूजवेल्ट का। तो इनके द्वारा ये कहा गया, To educate a man in mind and not in morals, to educate a menace to society। ये एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट आप कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि अगर किसी इंसान को आप कुछ सिखा रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, तो वहाँ पर हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसमें मोरल वैल्यूज़ डेफिनेटली हो। क्योंकि विदाउट मॉरल्स, विदाउट एथिक्स, आप कुछ भी अगर किसी को लर्निंग देते हो तो उसका आउटकम कुछ भी हो सकता है, और वो फिर अपने शैतानी दिमाग का यूज़ करके पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी तबाही भी साबित हो सकता है। तो ऐसे में केवल एजुकेशन दिमाग के हिसाब से नहीं, मोरल वैल्यूज़ के साथ में देने की ज़रूरत है। इसका एक एग्जाम्पल आपको बार बार सुमित सर भी देते हैं, हम सुनते भी हैं कि कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन लोगों को मोरल वैल्यूज़ अच्छे से नहीं पता है, या फिर वो मोरल्स को बिल्कुल साइड में रख करके काम करते हैं। तो वो फिर अपने आइडियाज़, अपनी जो नॉलेज है उसका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि ओसामा बिन लादेन का एक एग्जाम्पल है, सिविल इंजीनियरिंग करी, राइट। कहाँ से? किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी इन जेड्डा, वहाँ से। बट इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट था वो रिलीजन था। अब हमें पता है कि सभी रिलीजन, सभी एंगल से देखें तो मोर और लेस एथिकल वैल्यूज़ तो इनकलकेट करने की बात करते ही है ना। बट वहीं पर एक इंडिविजुअल ने दिमाग पर ज़्यादा ध्यान दिया बजाय कि मोरल वैल्यूज़ पे। तो वो रिलीजन का भी एक अलग इंटरप्रिटेशन ले जा करके और एक आतंकवादी बन गया। और वो मोरलेस पूरे समाज के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हुआ, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो ये अपने आप में एक कोट है। इस पे बेस्ड स्ट्रेट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, और हो सकता है आप इसकी हेल्प लें आंसर राइटिंग में। वैसे आज हम आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो दो हैं। एक तो रहने वाला है इंडिया में टाइम जोन को लेकर के, और दूसरा टेक्नोलॉजी का यूज कैसे हो रहा है विमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए। पूरा डिटेल में समझेंगे दोनों आर्टिकल्स को। शुरू करते हैं पहला आर्टिकल, द केस फॉर टू टाइम जोन्स। देखो, इसको भी शुरू यहाँ पर राइटर जो हैं, यहाँ पर आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो, इसकी शुरुआत भी एक कोट से हो रही है, देयर इज़ नथिंग मोर पावरफुल देन एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। सीधी बात है, शुरुआत दिमाग से होती है। जब आप किसी बारे में बात करते हो तो उसके बारे में जब धीरे 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 समय के साथ में आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते हो, तो एक समय ऐसा आता है कि जब आप जो चाहते हो वैसा कुछ परिणाम आपको मिले। एग्जैक्टली वैसे जैसे कि आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान देखते हैं, राइट। ये बात कही थी विक्टर ह्यूगो ने, और इस बात को यहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे हैं कि आज जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमिक, एजुकेशनल, टेक्नोलॉजिकल और लॉजिस्टिकल मैच्योरिटी जो डेवलप हुई है, जितना हमने 1947 से लेकर अभी तक अपने आप को प्रोग्रेस कराई है, ये बहुत ही फेवरेबल टाइम है कि जब हम यहाँ पर ध्यान दें कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो एक सिंगल टाइम जोन पूरे देश में यूज़ होता है, उसकी बजाय अब कम से कम 2 टाइम जोन्स तो हम तैयार कर लें। इससे क्या होगा कि जो इंडिया का एक्सटेंशन है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, जिसका इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या जा रहा है, दैट इज 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स, और वेस्टर्न मोस्ट जो कि गुजरात में है वो आता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट्स। इन दोनों के बीच की मिनट्स को आप कैलकुलेट करो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ओवरऑल आपको अच्छा खासा 2 घंटे से भी ज़्यादा का डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहां पर एक टाइम को आप यूज कर रहे हो जो कि इलाहाबाद मिर्जापुर के ऊपर से गुजरती हुई लाइन है, दैट इज 82 डिग्री अराउंड 3 मिनट्स, ठीक है। 82 डिग्री एंड हाफ वाला जो हमारा लॉन्गिट्यूड है उसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सेट कर रखा है, जो कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जीएमटी टाइम, राइट, उससे हम लगभग लगभग 5.5 घंटे आगे हैं, क्योंकि हमारी लोकेशन ग्रीनविच मीन टाइम से किस तरफ है, ईस्ट में, और ईस्ट में आपको पता है सनराइज पहले होता है। तो ऐसे में 5.5 घंटे की आपने एक स्टैंडर्ड लाइन ले रखी है, उसी का रेफरेंस यूज़ करके नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न स्टेट्स रन होते हैं, और उसी रेफरेंस को यूज़ करके वेस्टर्न या फिर आपके जो
सेंट्रल स्टेट्स हैं वो रन होते हैं। अब पॉइंट क्या आ रहा है कि यहाँ पर 5:30 बजने का मतलब, अब आप सोचो 5:30 बजने का मतलब अगर गर्मियों में देखें तो मतलब थोड़ा थोड़ा दिन सा शुरू हो जाता है, बट वहीं पर अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पर 5:30 बजे सिर तक आ लेता है। 10 मतलब 5:30 का मतलब 2 घंटे ऐड कर दो आप, इतना ज़्यादा सूरज एकदम यूँ मानो 7:30 बजे जो सूरज का पोजीशन होता है वो वहाँ पर आप देख सकते हो कि 5:30 बजे आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हमने इस तरीके से टाइम को सेट कर रखा है कि ईस्ट वाले जो रीजन में रहने वाले लोग हैं उन लोगों की घड़ी है ना वो सूरज के हिसाब से ना चल करके थोड़ा लेट चल रही है। अब लेट चल रही है तो घड़ी के हिसाब से वहाँ पर ऑपरेशंस होते हैं, तो कितना लॉस वहाँ पर हो गया। इसी तरीके से वेस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनको प्रॉब्लम है नहीं भाई, इलाहाबाद से वेस्ट की तरफ चाहे राजस्थान मानो हरियाणा मानो इनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर वेस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो इनके पास में थोड़ा सा टाइम का मार्जिन एक्स्ट्रा आता है कि हाँ भाई 5:30 बजे हैं, कोई बात नहीं अभी तो हमारे पास में टाइम है, राइट। तो इस तरीके से ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ से बार बार आवाज़ उठती रहती है कि भाई हमारे यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आ रही है जो ये स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसको यूज़ करते हैं, तो क्योंकि जो काम हमें 10 बजे करना चाहिए सूरज की पोजीशन सन पोजीशन के अकॉर्डिंग, वो काम हम एग्जैक्टली अगर देखें तो घड़ी के अंदर बज रहे हैं 12, तब काम हो रहा है, तो हमारे 2 घंटे का लॉस हो रहा है। तो क्यों ना इसको मैनेज करके 2 टाइम जोन में डिवाइड कर दिया जाए, यहां पर राइटर यही बोल रहे हैं और इस बात को लेकर के 2 रीसेंट इवेंट्स को कोट करना चाह रहे हैं कि ये बात समझो। होता क्या है कि अभी नॉर्थ ईस्ट में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। उनका कहना था कि ईस्ट का मतलब केवल एक दिशा नहीं है, ये एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म का एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिगर है। तो ऐसे में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को हमें और ज़्यादा लीडिंग पोजीशन में लाने की ज़रूरत है। इसके लिए नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की तरफ से भी वहाँ पर डिस्कशंस हुए। कहा गया कि ये ऐसी ज्योग्राफी है जो अपने आप में बहुत यूनिक है और इस तरफ डेमोग्राफिक एडवांटेज भी है हमारे पास में, तो यहाँ पर जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उसका हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा, चाहे फिर वो ह्यूमन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस, किसी भी तरीके से। तो जब इन चीज़ों को नोट डाउन करें तो वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो है टाइमिंग का, टाइम जोन का। तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर राइटर अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि भाई क्यों नहीं कर देते फिर ये काम, राइट। और ये आर्ग्यूमेंट जो है कि जो आप कह सकते हो कि ईस्ट जो है वो आपको इस तरीके से इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करने वाला एक सिंबल दिखाई पड़ रहा है, तो क्यों ना ईस्टर्न स्टेट्स में जहां पर जल्दी सनराइज होता है उनको थोड़ा जल्दी टाइम, उनकी घड़ी अकॉर्डिंगली रन हो, है ना। अब आप देखो अभी के टाइम पे यहां से 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने सेट कर रखा है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि वहाँ से हम थोड़ा ईस्ट में हैं तो हमारे सनराइज ज़्यादा है तो पहले हमारे टाइम आगे चलता है। तो ऐसे ही बोले इंडिया में हमें ज़्यादा भी नहीं तो 2 टाइम जोन कर लेने चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वालों के तो सनराइज पहले हो गया ना। तो ऐसे में ये टाइम जो कि आप स्टैंडर्ड लेकर के चल रहे हो वो उनको लेट कर देता है, वो उनके साथ में टाइम को सेव नहीं कर पाता। तो ऐसे में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हटा करके हमें ज़रूरत है कि भाई 2 टाइम जोन ले लें। ये 1950 से जो प्रैक्टिस चल रही है इसको चेंज करने का समय आ गया है। इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की मैंने बात बता दी, ये 2 घंटे का डिफरेंस दिखाता है अगर वेस्टर्न मोस्ट टिप से लेकर के ईस्टर्न मोस्ट टिप की बीच की में बात करें तो। इसके चलते आप देखो सिविलियन मेट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलता है 1.5 घंटे का। भाई सीधी बात है, मान लो आधा घंटा फिर भी हेर फेरी का चाल मान लेते हैं, पर फिर भी इंडिविजुअल्स उठ के अपना रोजमर्रा का जो काम करना चाहते हैं वो तो इजीली कर सके ना। 1.5 घंटा बच जाएगा नॉर्थ ईस्ट वालों का, ईस्ट वालों का। इसके लिए बताया जा रहा है कि हिस्टोरिकली कलकत्ता का टाइम, जो कोलकाता आज कलकत्ता को एक टाइम जोन के तौर पे हमने कंसिडर किया। 3 टाइम जोन हुआ करते थे यहाँ पर, देखो वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न। तो बोलो उस टाइम पर कलकत्ता को एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जाता था, कब? 1884 में। उसके बाद में 2 रीजनल टाइम जोन पर हम आए, जिनमें हमारा एक तो कलकत्ता का रहा जो कि 90th मेरिडियन के आसपास में यहाँ पे ठीक है, और दूसरा फिर बॉम्बे 75th मेरिडियन। इस तरीके से 2 टाइम जोन में भी हमने ऑपरेट किया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के आने से पहले। तो ये जब मैकेनिज्म ऑलरेडी था तो इसको फिर बाद में आपने चेंज क्यों किया? तो इसका आर्ग्यूमेंट ये था कि उस टाइम पर लिटरेसी कम थी,
साथ ही साथ कंफ्यूजन बहुत होता है भाई, सीधी बात है। एक यहाँ पर 6 बज रहे हैं, उसी टाइम पर आप इधर आ रहे हो तो आपको यहाँ पर 4 बजे का टाइम सेट करना पड़ रहा है। थोड़ा और आगे की तरफ जाओगे तो और टाइम को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे में जब लिटरेसी रेट कम हो, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम इवॉल्व हो रही हो, तो ऐसे में फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलो ठीक है कि 1947 के जो हालात थे वो अलग थे, बट आज के हालात क्या कह रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहे हैं ना कि भाई आप थोड़ा सा चेंज लेकर के आओ। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात मैंने बता दी, 5.5 घंटा हम ऑलरेडी आगे रहता है। कलकत्ता टाइम की बात करें तो ये 23 मिनट और 20 सेकंड आगे रहता है। किसके कंपैरिजन में? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि आईएसटी मिर्जापुर इलाहाबाद से होकर के गुजर रही है और उससे पहले कलकत्ता आ जाता है ईस्ट वर्ड अगर देखें तो, क्योंकि सनराइज इधर से हो रहा है। तो ऐसे में पहले ईस्ट आएगा, फिर उसके बाद सेंट्रल इंडिया, फिर वेस्ट इंडिया, इस तरीके से चलता है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में कलकत्ता टाइम जोन आईएसटी से 23 मिनट 20 सेकंड आगे है, और बॉम्बे टाइम जोन जो था 75th मेरिडियन से, उसके कंपैरिजन में वो कितना आगे चला गया? 1 घंटा 2 मिनट और 20 सेकंड। तो कलकत्ता जो था ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर के तौर पे काम करता रहा ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ये आपको पता है। बॉम्बे भी इवॉल्व हो गया था। तो 1948 तक हमने ये 2 टाइम जोन्स यूज किए थे, समझ गए? मतलब कलकत्ता वाला तो 1948 तक चला, बॉम्बे वाला आपका 1955 तक चला। बट फिर फाइनली हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी को ही ले लिया कि भाई कंफ्यूजन बहुत सारा होता है। और इसमें मेन जो ऑब्जेक्शन आया था 2 टाइम जोन यूज करने का, वो आया था रेलवेज की तरफ से, क्योंकि आपको पता है रेलवेज पूरे देश को रिमोटली पूरे अलग अलग एरियाज तक कनेक्टिविटी देता है। तो ऐसे में उनको फिर टाइम एडजस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो रेलवेज ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर बातें मान ली गई, चलो ठीक है, इंडिया को हम यूनिफाई भी करना चाह रहे थे, कई एस्पेक्ट्स थे, कर लिया हमने सेट, सिंगल टाइम जोन सेट कर लिया। कितना? 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे, जो कि मिर्ज़ापुर प्रयागराज इलाहाबाद के पास से गुजरता है उत्तर प्रदेश में से, ठीक है। अब देखो इसमें कई ज्यूरिस्डिक्शंस आप देख सकते हैं। दुनिया भर में बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे कि फ्रांस, देखने को तो ज्योग्राफिकली बहुत छोटा कंट्री है, पर उसके पास में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे इंडोनेशिया को लिया गया है कि इंडोनेशिया के वेस्टर्न टिप से लेकर के और इंडोनेशिया का जो ईस्टर्न टिप है उसके बीच का अगर आप लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस उठा के देखो, दैट इज अराउंड 46 डिग्री। तो ऐसे में इंडोनेशिया ने 3 टाइम जोन्स वहां पर अडॉप्ट किए हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हो, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 टाइम जोन्स। उसका बेनिफिट क्या होता है कि जिस टाइम जोन में आप हो अभी, वहां पर सन पोजीशन के अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हो। तो कितना एनर्जी सेविंग हो सकती है, अंधेरे का इनका लफड़ा खत्म हो गया। कितना आपकी जो बायोलॉजिकल साइकिल, आपकी बॉडी का जो सर्कैडियन रिदम है, जिसके अंदर आपकी बॉडी का नेचुरल और इंटरनल प्रोसेस आपकी नींद और आपके जागने के प्रोसेस को रेगुलेट करता है, वो कितना आसानी से हो पाएगा। तो ऐसे में हमें समझना होगा, राइट। हमारे यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 29 डिग्री का, ठीक है, ये वाला जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है, तो इसको हमें समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो 2 टाइम जोन्स थे, इनको खत्म करने की बात क्यों आई? एक तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी का आर्ग्यूमेंट आया था उस टाइम पे। दूसरा कंफ्यूजन, मैंने बताया कि उस टाइम पे लिटरेसी रेट इतनी नहीं थी और घड़ी का एक जगह से दूसरी जगह, मतलब टाइम जोन चेंज होते ही आपको घड़ी सेट करनी पड़ती थी। आजकल तो टेक्नोलॉजी आपके पास में है, आजकल तो ऑटोमेटिक चीज़ें चेंज हो। अब मोबाइल फ़ोन में आप अपना टाइम देखते हैं तो जिस जोन में आप जाएंगे वहाँ के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो अपने आप को अपडेट कर लेता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी हो गया, रेलवे के शेड्यूल को लेकर के, बैंकिंग, गवर्नमेंट के टाइमिंग्स, इनको लेकर के ये आर्ग्यूमेंट आया कि सिंगल टाइम जोन ही हमारे लिए फेवरेबल है। और सबसे ज़्यादा तो रेलवे ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी रेलवे देती है। तो ऐसे में बार बार शेड्यूल्स को चेंज करना, वो चीज़ें रेलवे के लिए कन्वीनियंट नहीं थी। तो ऐसे में ये बात मान ली गई कि चलो ठीक है, सिंगल टाइम जोन मान लेते हैं। इसके अलावा कुछ और आर्ग्यूमेंट थे, जैसे कि लो लिटरेसी रेट, कन्फ्यूजन वाला बात हम बता चुके हैं। बट आज के हालात तो दुनिया का लिटरेसी रेट है 86% और हम स्टैंड करते हैं 78% पे। तो क्या हम ये कॉन्फिडेंस भी नहीं शो कर सकते कि हमारे लोग अब समझ के साथ में विद द टाइम ग्रेजुअली अपने आप एडजस्ट कर लेंगे 2 टाइम जोन्स के साथ में? तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है कि हाँ जी, 2 टाइम जोन हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। इससे जो डे लाइट, डे आवर्स वेस्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैं बताऊं भाई, सीधी बात है, मैंने बोला 5:30, 5:30 बज किसके हिसाब से रहे हैं? ये 5:30 बजे आपका जो घड़ी का टाइम है, आप अलार्म लगा के सो रहे हैं, तो वो इलाहाबाद मिर्जापुर के हिसाब से है।
बट जो एरिया आपके ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर मानो, वहां पर आप कोई इंडिविजुअल रहता है, वो 5:30 बजे अगर उठेगा तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ा लॉस हो गया ना, कम से कम 1 घंटे का या 1.5 घंटे का लॉस हो गया उस इंडिविजुअल के लिए। तो ऐसे में वो डे टाइम जो लूज हो रहा है उसको बचाया जा सकता है। इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी लॉसेस हैं वो भी इंप्रूव हो सकती है और लोग फिर अपने काम को और ज़्यादा इंप्रोवाइज मैनर में कर सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल दूं, जैसे टी गार्डन्स की अगर बात करें, आपको ध्यान है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट हो गया, असम हो गया, यहाँ पर चाय की खेती होती है, तो वहां पर आपको एक अलग ही टाइम जोन देखने को मिलेगा जिसको चाय बागान टाइम जोन बोल दिया जाता है। ठीक है, चाय बागान टाइम जोन, ठीक है, उसमें उन लोगों के लिए पहले ही 1 घंटे का एडवांसमेंट ले रखा है। तो यहां पर जब चाय के बागानों में काम करने वाले लोगों को, उनके लिए अलग से घड़ी का मैकेनिज्म है या अलग से टाइम जोन के हिसाब से वो चल रहे हैं जिससे कि उनका समय बच सके और प्रोडक्टिविटी पे असर ना आए, तो ये चीज़ फिर पूरे रीजन के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। इससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक लॉसेज हैं वो भी हम कवर अप कर पाएंगे। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट मैंने बता दिया, बॉडी का जो सर्केडियन रिदम होता है। इसके अलावा सोशल, स्ट्रेटेजिक, डिफेंस इम्प्लीकेशन, ये सारी चीज़ें भी मोर और लेस हम टैकल कर पाएंगे। साथ ही साथ एनर्जी कंजम्पशन को भी हम बहुत ज़्यादा रैशनलाइज करने में सफल हो सकते हैं। भाई सीधी बात है, आप अगर लेट 5:30 बजे के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में कोई काम करना स्टार्ट करे, इसका मतलब मोटा मोटा 6:30-7 बजे काम स्टार्ट कर रहा है वो, तो जितना जो लॉस हो गया उसको आप कवर अप करने के लिए फिर रात को जब अब सीधी बात है, सनराइज जल्दी है तो सनसेट भी जल्दी होगा ईस्ट में, तो फिर शाम के टाइम पे वो लोग कुछ करेंगे तो उनको फिर चाहिए एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो वहां पर पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इससे भी तो आप बचा सकते हैं ना पैसा, है ना। सिविल एविएशन मतलब हवाई जहाजों का इनका जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से क्या आइडिया लगा कि जो प्लेन्स ईस्टर्न इंडिया से फ्लाइट करके और वेस्टर्न इंडिया की तरफ आते हैं, एक सिंपल सा आइडिया देखो आप, क्योंकि आपका सन यहां पर था और उसी टाइम पर प्लेन ने फ्लाइट भरी और प्लेन 2 घंटे में यहाँ के, आप मान लो कि यहाँ से गुवाहाटी से जयपुर आ गया प्लेन, है ना, तो ऐसे में सन की पोजीशन भी मोर और लेस इसके साथ मूव करेगी। पर जिस समय आपने फ्लाइट स्टार्ट की थी, आप जब लैंड करोगे दूसरे टाइम जोन में तो आपकी घड़ी में वही टाइम बताएगा, तो ऐसे में आपके पास में अभी भी आपका ट्रेवल वाला टाइम बच गया। हाँ, ये बात सही है कि अगर वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ट्रेवल किया जाएगा तो वो लॉस भी होगा, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज इफेक्टिवली एनालिसिस ये कहता है ज्यादा भी नहीं तो एयरक्राफ्ट की यूटिलाइजेशन में 20% इंक्रीमेंट आता है इसकी वजह से, क्योंकि हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन रिलाय कहां कर रही है, ये नॉर्थ ईस्ट के अलावा इस तरफ कर रही है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं जहां पर शॉर्टेज की बात आती है, प्लेन्स कम है वो, तो ये एस्पेक्ट आप समझिए। इसी के साथ में जितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए वहां पर रिक्वायरमेंट है, यहां पर बताया जा रहा है क्विक स्टडी हुई थी, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन मतलब क्विक स्टडी, जो कि एक तो प्रयास पुणे बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मोतीलाल ओसवाल सन्स है वो एक ग्रुप है इनके द्वारा, कि थर्मल कैपेसिटी जो रिक्वायर्ड है वो मोर और लेस हमें 80 गीगावाट चाहिए। किसके लिए? ये टाइम जोन के सेटलमेंट के हिसाब से, क्योंकि वहां पर शाम को भी काम करना पड़ेगा अगर हम मतलब एक तरीके से वेस्ट के टाइम रेफरेंस के हिसाब से करें, आईएसटी के हिसाब से, तो 80 गीगावाट। पर बोले वहां पर 2 टाइम जोन होते हैं, 10% आपका एनर्जी कंजम्पशन सेव हो जाएगा। आप कैलकुलेशन उठा करके देखो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपका 7,000 करोड़ का फायदा है इससे, है ना। तो ऐसे में एनर्जी कंजम्पशन में इतना बेनिफिट अगर दिखाई पड़ रहा है तो क्यों ना हम 2 टाइम जोन पे ऑपरेट करें। इसके अलावा गवर्नमेंट हो, बिजनेसेस हो, सिविक सर्विसेज हो, आज की बात करें तो वो तो टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अरे भाई, जो नॉर्दर्न पोल रीजन की बात करें वहां पर तो सीजन के अकॉर्डिंग टाइम सेट हो जाता है, यहां तो हमें परमानेंट 2 टाइम जोन सेट करने हैं। आपको पता है ना कि नॉर्दर्न जो हेमिस्फेयर है हमारा, वहां पर अगर देखें तो जो समर टाइम आता है तो उस टाइम पर घड़ी का रोल अलग हो जाता है क्योंकि उनके पास में डे लाइट ज्यादा है, और सर्दियां जैसे ही आती हैं तो घड़ी जो है वो कम टाइम के लिए ऑपरेट करने लग जाती है दिन के हिसाब से, क्योंकि फिर टाइम कम, क्योंकि फिर लोग जो हैं वो अगर एक स्टैंडर्ड 12 घंटे का टाइम लेकर के चले तो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाता है वहां पे। तो उस चीज को रेगुलेट करने के लिए जब सीजनल वेरिएशन हो रहे हैं कंट्रीज में, तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। आज लिटरेसी रेट देखो, वर्कफोर्स मोबिलिटी देखो, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ देखो, हर तरीके से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको यूटिलाइज करके और ज्यादा इफेक्टिव बनाएं। एग्री इकोनॉमी की बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो वो मोर और लेस सन की रिदम पे डिपेंड करते हैं।
अब सन तो बिल्कुल सिर पे आ गया, अब बोल रहे हो कि अब भी आपको उठना है टाइम के हिसाब से, तो वो इम्पैक्ट डालता है फिर ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर भी। सिमिलरली हमें अगर देखना है तो कोलकाता को हमें एक लीड रोल में लाने की ज़रूरत है एक बार फिर से, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे सिंगापुर और हांगकांग लीड करते हैं इकोनॉमिकली, क्योंकि जब रेफरेंस पॉइंट कोलकाता बनेगा तो उसको लेकर के इनका एक आर्ग्यूमेंट है राइटर का। ठीक है, इसके अलावा कन्फ्यूजन है वो अब आज के समय में रहता नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज़ करने लग गए हैं। ठीक है, कई कंट्रीज में तो सीजनल टाइम स्टैंडर्ड हो गया, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इंडिया का समय एकदम सही है, फेवरेबल है, हमारे पास में टेक्नोलॉजिकल अपहैंड है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और सर्विस डिलीवरीज हैं, उनमें भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में एक इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की जाए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में, जहां पर नीति आयोग का भी पार्टिसिपेशन हो और इस पॉसिबिलिटी के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि पहले हो चुका है ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो अब क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल, यूजिंग टेक टू एम्पावर वुमेन एंड चिल्ड्रन। जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अन्नपूर्णा जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है, हिंदू का है ये। देखो, एम्पावरमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेस। अगर आप किसी चीज को एक्सेस कर पा रहे हो तो ऑटोमेटिकली एम्पावर्ड फील करोगे, डिसीजन मेकिंग में आपको ईजीनेस आएगी, चाहे फिर वो आपके अधिकार हो, सर्विसेज हो, प्रोटेक्शन हो, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी हो। पिछले एक दशक की बात करें तो हमने एक्सेस का जो कॉन्सेप्ट है इसको डेमोक्रेटाइज होते हुए देखा है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टेक्नोलॉजी ने, जहां पर इंक्लूसिव और डिजिटली एम्पावर्ड इंडिया का सपना आज हम देख रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी बात को ध्यान रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा कई ऐसे स्कीम्स एंड इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं जिनका फायदा महिलाओं को और बच्चों को बहुत हद तक होता हुआ देख सकते हैं हम। विकसित भारत का हम सपना लेकर के चल रहे हैं, तो जो भी मिनिस्ट्री के प्रोग्राम्स हैं उनको हमें थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि कैसे वहाँ पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर हो पा रही है, कैसे वहाँ पर ट्रांसपेरेंटली काम होते हैं, कैसे लूप होल्स लीकेजेस को आपने चॉक कर दिया और कैसे एफिशिएंसी आप बढ़ा पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, आज के टाइम पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल, जिसमें आप फाइनेंशियल इंक्लूजन ले लो, जिसमें जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट ले लो, या आपकी आइडेंटिटी ले सकते हैं, किसी भी सेगमेंट में आप देखो, हर जगह पर डिजिटाइजेशन जितना बड़ा है वो पिछले 10 साल में जितना बड़ा उसके पहले नहीं बढ़ पाया था, राइट। इसके अलावा रियल टाइम डेटा सिस्टम, कितना जल्दी क्विकली हम चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग में उसका हेल्प मिलता है। फिर इसके अलावा गवर्नेंस भी बहुत रिस्पॉन्सिव है, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जाकर के पोस्ट डाल दो, सीधा आप किसी को टैग कर सकते हैं, तो वो भी एक एस्पेक्ट आ जाता है। और कई वेब पोर्टल्स हैं और एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप सीधा अथॉरिटीज को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ने न्यूट्रिशन, एजुकेशन, लीगल सेफगार्ड, एसेंशियल एंटाइटलमेंट्स, इन सारी चीज़ों पर काम किया है बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो ऐसे में ये अमृत काल का समय है, हमें थोड़ा सा रिमाइंड करना होगा कि क्या क्या काम हुआ, कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स लिए गए। नंबर 1, सक्षम आंगनवाड़ी इनिशिएटिव। ये देखो, इसमें 2 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स को मॉडर्नाइज किया गया, टेक्निकली अपग्रेड किया गया, अपस्किल किया गया आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी। इससे क्या है कि स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देना, डिजिटल डिवाइस देना, इनोवेटिव टूल्स प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें मिलकर के महिलाओं के लिए और जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो रहा है। पोषण 2.0 जैसे प्रोग्राम इसीलिए इफेक्टिवली जा रहे हैं, तभी हमारे देश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देख लो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख लो, या फिर आप कहो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इन सब में हमने इंप्रूवमेंट देखा है। इसमें क्या होता है कि आपने इंटीग्रेट कर दिया सर्विसेज को, 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स, 2 लाख को तो आपने मॉडर्नाइज किया है, टोटल 14 लाख है। अब 14 लाख की अगर बात करें तो वहां पर पोषण ट्रैकर के साथ में इनको इंटीग्रेट कर दिया। ये भी एक वेब पोर्टल है या फिर कहें एक एप्लीकेशन है जिसकी पूरी की पूरी जो एक कहता ना कि पूरी प्लानिंग होती है, उसमें आप डेटा की एंट्री प्रॉपर करते हो, किसको क्या न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट दे दिए, कौन अभी नेक्स्ट टारगेट है, किस घर की विजिट करनी है, उससे रिलेटेड मैसेज पॉपअप होते हैं, नोटिफाई कर देते हैं। तो ये एक अपने आप में सर्वे भी करवा देता है, तो एफिशिएंटली डिलीवरी भी करवा देता है रिक्वायर्ड जो भी मटेरियल है उसकी बेनिफिशियरीज को। फायदा हो रहा है 10.14 करोड़ लोगों को। अब आप सोचो, जिसमें प्रेग्नेंट महिलाएं भी हैं, लैक्टेटिंग मदर्स भी हैं, बच्चे भी हैं जिनकी उम्र 6 साल से कम है, लड़कियां हैं, एडोलसेंट गर्ल्स हैं, उनको भी बेनिफिट हो रहा है इस पोषण ट्रैकर की वजह से। और साथ ही साथ
गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव जिसका नाम है सक्षम आंगनवाड़ी इनिशिएटिव, राइट। साथ ही साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन दे दिया जिससे कि वो क्विकली चीज़ों को ट्रेस कर सके, समझ सके। ट्रेनिंग देखो, चीज़ें सबको आती है, मेरी मम्मी को भी मैंने स्मार्टफोन दिलाया था, तो शुरू में नहीं आता था, अब धीरे धीरे करते करते आज वो सब कुछ करती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं और ट्रेनिंग टाइम टू टाइम देते रहते ही हैं। साथ ही साथ स्वस्थ भारत और सुपोषित भारत का कॉन्सेप्ट लेकर के ये पोषण ट्रैकर काम करता है। स्वस्थ भारत, हम हाइजीन के साथ चलें। सुपोषित भारत, कि कोई भी न्यूट्रिशनल वीकनेस ना रहे हमारे लोगों में, जिससे कि एक मैक्सिमम आप परफॉर्मेंस दे सकें, अपनी बॉडी या अपना फिजिकल एफर्ट मैक्सिमम दे सकें, ठीक है। डिजिटली एम्पावर्ड कम्युनिटी हब्स हैं, वो आपने सेटल कर रखे हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स को, ठीक है। इससे क्या हो गया, किसी लेडी को, किसी बच्चे को लेकर के कोई इशू अगर आ रहा है तो वो सीधा वहां पर आंगनवाड़ी सेंटर आकर के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकती हैं। और यही तो फर्क है अर्बन और रूरल डिवाइड का, कि गांव में फैसिलिटीज़ नहीं होती, शहरों में होती हैं। शहरों में लोगों के पास में अवेयरनेस होती है, एक्सेसिबिलिटी होती है, तो आपने गांव में एक्सेसिबिलिटी इंश्योर कर दी, है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड दिया, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2025, पोषण भी और पढ़ाई भी, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो रोल है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए दिया गया है। अब आप सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि ये फाउंडेशनल वर्क है, इससे हमारे देश की नींव तैयार होती है। इसके अलावा लीकेजेस को रिड्यूस किया गया है। आपके पास में टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, आपके पास में आधार जैसी आईडीज है जिसमें बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहां पर आपके पास में जब फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, तो जब किसी भी इंडिविजुअल को कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देना है या किसी भी तरीके का मटेरियल गवर्नमेंट की तरफ से डिलीवर करना है, तो वो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे पहले आइडेंटिफाई करके दो, जिससे कि जो एलिजिबल है वो ही उस पर्टिकुलर फैसिलिटी का यूज कर सके। ऐसा नहीं कि कोई फर्जीवाड़े में कोई हर किसी के नाम से दूसरा कोई उठा ले जाए फायदे को, राइट। इसके अलावा न्यूट्रिशन के अलावा हम सेफ्टी और सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि शी बॉक्स पोर्टल है। ये एक सिंगल विंडो एक्सेस है जहां पर महिलाएं सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के अंडर में किसी भी तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट उनके साथ हो रहा है वर्क प्लेस पे, वो अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन जाकर के एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर सकते हैं खुद के फोन में। इससे क्या होगा, आप अपनी प्रॉब्लम को रजिस्टर कराएंगे और ऑनलाइन होगा तो फिर क्विकली उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना भी पॉसिबल हो जाता है। दूसरा है मिशन शक्ति, ये भी एक डैशबोर्ड है और ये मोबाइल एप्लीकेशन भी है। इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि महिलाओं को किसी भी तरीके की असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो, मान लो उनके एकदम से डिस्ट्रेस की सिचुएशन हो गई, कहीं पे ऐसा एरिया है जहां पर टेंशन उनको हो रही है, पैनिक हो रही है वो, तो ऐसे में इस मोबाइल शक्ति डैशबोर्ड या एप्लीकेशन के थ्रू नियरेस्ट वन स्टॉप सेंटर में अपनी एक अप्रोच कर सकती हैं कि भाई मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हूं, मेरे साथ इस तरीके की सिचुएशन हो रही है, तो प्लीज आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। ये लगभग पूरे देश के हर एक जिले के अंदर फैसिलिटी स्टार्ट हो चुकी है। इससे महिलाएं सेफली सिक्योरली घर से बाहर निकल के कोई काम करना चाहे तो कर पाएंगी, कर रही हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी, जस्टिस, डिग्निटी और एम्पावरमेंट हर एक एस्पेक्ट में काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना शुरू की गई थी 2022 में। इसमें यह है कि पहला बच्चा होता है तो 5,000 रुपए का आपको एक असिस्टेंस मिलता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, और दूसरा बच्चा अगर हो रहा है और वो भी लड़की तो 6,000 रुपए तक की आपको असिस्टेंस दी जाएगी। इससे क्या फायदा हो रहा है, एक तो महिलाओं को जो बच्चों का पोषण शुरुआती तौर पर होना चाहिए, महिलाओं की बॉडी का जो रिकवर होना चाहिए वो रिकवर एकदम इजीली हो पाएगा, फिजिकल रिकवर की बात कर रहा हूं, और बच्चों का पोषण भी प्रॉपर हो पाएगा। तो एक तो ये पॉइंट, और दूसरा कि दूसरा बच्चा अगर लड़की हो रही है तो ऐसी परिस्थितियों में, पहला चाहे लड़का हो लड़की हो 5,000 रुपए मिलेंगे, पर दूसरा अगर लड़की हो रही है, इससे क्या होगा कि जो सेक्स रेशियो है वो भी इंप्रूव होता है, और एक तरीके से आप लड़कियों को इंकरेज कर रहे हो, लड़कियों की पॉपुलेशन को इंकरेज कर रहे हो, तो वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा। इसके लिए आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम का यूज करते हो। इसका मतलब जो लूप होल्स हैं वो बिल्कुल खत्म, बिचौलियों का रोल खत्म, सीधा अकाउंट में ट्रांसफर होता है पैसा। और इसके लिए जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी का जो रोल है वो कोई भूल नहीं सकता। जनधन मतलब अकाउंट, बैंक अकाउंट, आधार आपकी आइडेंटिटी, मोबाइल मतलब आपका खुद का डिवाइस। इसके अलावा इस स्कीम की बात करें तो डिजिटली प्रोग्राम्ड है,
आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, मोबाइल बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है, और इसमें सारा रोल होता है ऑनलाइन, पैसा चला जाता है, और बाकी सहायता करने के लिए आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स आपके पास में एनी टाइम अवेलेबल होते हैं जो लोकली प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि किसी भी तरीके की सिचुएशन आप चैलेंज के तौर पे देख रही हैं महिलाएं समाज में, तो उनको टैकल करने में हेल्प मिल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम का जो कमिटमेंट है उसका बेनिफिट हमें आउटकम के तौर पे दिखाई पड़ रहा है। वो क्या है, सेक्स रेशियो 2014-15 में 1918 था, 918 था 1000 लड़कों के कंपैरिजन में। 2023-24 में बढ़ करके हमने 12 पॉइंटर्स इंप्रूव कर दिए। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा रिवील किया गया। तो अब आप सोचो कि वाकई में आउटकम्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की बात करें, जन्म के टाइम पर, जन्म देते टाइम पर महिलाओं की जो डेथ हो जाती है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिला है, उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आज हमारे पास में बच्चों को जस्टिस देने के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है कि भाई बच्चों के प्रोटेक्शन हो, कहीं पर उनके साथ में गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और आप देखोगे इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के आने के बाद में, जो कि 2015 में आया था, उसके बाद में केयरिंग्स पोर्टल भी लॉन्च हुआ, जो कि अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करने से रिलेटेड है। कि आप किसी को गोद लेना चाहें तो उसमें एकदम प्रॉपर, एकदम ट्रांसपेरेंट, एक्सेसिबल और एफिशिएंट अडॉप्शन प्रोसेस होता है। मतलब ये कि कोई बच्चा जो नीडी है उसको वहां पर में उसकी लिस्टिंग होकर मेंटेन रह रही है। जिनको अडॉप्ट करना है वो पेरेंट्स वहां पर इस पोर्टल पे जाकर के एक्सेस कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में पेरेंट्स के द्वारा क्या बिहेवियर उस बच्चे के साथ किया जा रहा है वहां तक की मॉनिटरिंग इस केयरिंग पोर्टल के थ्रू होती है। इससे बच्चों को एक अच्छी जिंदगी भी मिल रही है, पेरेंट्स को खुशी भी मिल रही है, और माता पिता होने का एक कहते ना कि अपने आप में सुख भी मिल रहा है। साथ ही साथ वहां पर अधिकारों की प्रोटेक्शन भी हो रही है कि किसी का एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा है। तो डिजिटाइजेशन ने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को भी बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज कर दिया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड की अगर बात करें तो वो चाइल्ड राइट्स को ट्रैक करते रहते हैं और अपनी तरफ से रिकमेंडेशन भी देते हैं, काम करते रहते हैं। साथ ही साथ मिशन वात्सल्य डैशबोर्ड भी लॉन्च हो रखा है बच्चों की प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो न्यू इंडिया जो है वहां पर गवर्नेंस डिलीवर हो रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर है उसने जिस तरीके से डिजिटल एस्पेक्ट में इनिशिएटिव्स लिए हैं ना, उनका रिजल्ट आज हम हमारे देश में देख पा रहे हैं। तो ये अपने आप में टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट देखा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो इस तरीके से इस वीडियो में 2 ही आर्टिकल्स थे। ऐसा ही वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।